हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ईगल्स। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल स्कूल। अब बीएलएलबी स्टूडेंट्स को अक्सर ये 15 टू 20 मार्क्स में पूछा जाता है कि एनालिटिकल स्कूल को एक्सप्लेन करो या फिर जॉन ऑस्टिन को एक्सप्लेन करो। तो हम लोग आज 3 टू 4 पेजेस में हम इस आंसर को कैसे कवर करें, हम वो देखेंगे। एनालिटिकल स्कूल आखिर है क्या, कौन इसका फाउंडर है, इसमें क्या क्या कहा गया है, वो सब हम आज पढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, तो एनालिटिकल स्कूल के इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव स्कूल बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म। एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं क्योंकि ये एक पॉजिटिविज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पॉजिटिविज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड पॉजिटम विच मीन्स एज इट इज़। जो पॉजिटिविज्म वर्ड है वो एक पॉजिटम वर्ड से निकल कर आता है जिसका मतलब होता है एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब जो भी ज्यूरिस्ट का कहना है कि जो भी जितने भी लॉज होते हैं उनको एज इट इज़ रीड करना, ठीक है, उसको कहते हैं पॉजिटिविज्म। उनमें क्या गुड है, जो भी लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके रूल्स जो बने हुए हैं, वो सही हैं, नहीं है, इन पे नहीं जाना, वो जैसे हैं, एज़ इट इज़ उनको रीड करना, जैसे हैं वैसा। द टर्म पॉजिटिविज़्म वाज़ इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच थिंकर ऑगस्ट क्यूम। ये टर्म पॉजिटिविज़्म जो है, एक फ्रेंच थिंकर ने यूज़ किया था, ऑगस्ट क्यूम। अगर आप बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो आपने सोशियोलॉजी में इनका नाम पहले सुना होगा। ऑगस्ट क्यूम फादर थे सोशियोलॉजी के। दिस स्कूल रिजेक्ट्स अ प्रायरी अप्रोच। अ प्रायरी मीन्स जो ऑब्जर्वेशन से की गई हो, सिर्फ़ उसी अप्रोच को ये अडॉप्ट करता है। मतलब कि कोई भी स्टडी है वो विदाउट ऑब्जर्वेशन के हो, उसको ये रिजेक्ट करता है स्कूल। मतलब जो भी स्टडी ऑब्जर्वेशन के साथ की गई हो, सिर्फ़ वही को ये अप्रूव करता है। दिस स्कूल फोकसेस ऑन द मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। ओके, एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स। मतलब कि अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक्स पता हो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर बेसिक जो लॉ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन पे स्टडी होती है। तो ज्यूरिस्ट्स का ये कहना है, ये मानना है कि जो भी लीगल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी होती है, वो जो भी अदर सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के, मॉरल एस्पेक्ट्स, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है? इन्होंने सबसे इसको अलग किया है। लॉ लेड डाउन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लॉ दैट आउट टू बी। जो प्रेज़ेंट में लॉ है, वो अलग है, जो लॉ लिखा हुआ है, वो अलग है, और लॉ ऐसा होना चाहिए, आउट टू बी। तो कहते हैं कि जो पॉज़िटिविज़्म है, इसके अंदर सिर्फ़ किस पे फ़ोकस किया गया है, जो लॉ है एज़ इट इज़, उस पे नहीं कि लॉ क्या होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स। वही लाइन है, इसका मतलब भी वही है कि जो है सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, मॉरल एस्पेक्ट से जो है लीगल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी अलग होनी चाहिए। अब एनालिटिकल स्कूल के प्रोपोनेंट्स कौन-कौन हैं? एनालिटिकल स्कूल के मेन प्रोपोनेंट्स हैं जॉन ऑस्टिन, जेरेमी बेंथम, एच.एल.ए. हार्ट, हैंस किल्सन, सेलमंड, ग्रे, हॉलैंड, विलियम मार्कबाय, शेल्डन एमंस। तो इसमें से हम लोग जो है सिर्फ मेन प्रोपोनेंट्स, इन ये 8 मेन प्रोपोनेंट्स हैं, बट इनमें से भी हम लोग जो हैं सिर्फ स्टार्टिंग के 4 जो हैं एनालिटिकल के अंदर कवर करेंगे। जिसमें से भी आज के वीडियो में हम सिर्फ जॉन ऑस्टिन जो हैं, जो सबसे मेन हैं, जिन्होंने जो एनालिटिकल स्कूल है उन उसके फाउंडर हैं जॉन ऑस्टिन। हम आज के वीडियो में सिर्फ जॉन ऑस्टिन को कवर करेंगे। बाकी एनालिटिकल स्कूल में सिर्फ 4 ही मेन हैं जो फर्स्ट स्टार्टिंग के हैं। तो चलिए हम जॉन ऑस्टिन के बारे में देखते हैं। जॉन ऑस्टिन जो हैं वो फाउंडर हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ ऑस्टिनियन स्कूल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिनियन स्कूल कहते हैं, क्योंकि ऑस्टिन ने ही इसको फाउंड किया है। इट इज़ नोन एज़ द ही इज़ ऑल्सो नोन एज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन को इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा जाता है। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब ब्रिटेन में, क्योंकि हम ब्रिटेन के लोगों को इंग्लिश पीपल बोलते हैं, राइट? तो वहाँ के लिए ये यूज़ किया गया है, फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन ने जो है 5 इयर्स तक आर्मी में सर्व किया था, और उन्होंने बाद में यूनिवर्सिटी एट लंदन में लेक्चरर की तरह काम किया था। उसके बाद उनका जो फ़ेमस वर्क है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल लिखना मत भूलना। 2 बुक्स हैं इनकी, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये दोनों बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हमने सुने होंगे, एनालिटिकल स्कूल के, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, नेचुरल। तो हम लोग जो है एनालिटिकल पढ़ रहे हैं, राइट? भूलना मत। तो जो नेचुरल लॉ था, जो नेचुरल स्कूल थी, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया था। जॉन ऑस्टिन ने जो नेचुरल स्कूल थी उसको रिजेक्ट किया था। ही रिजेक्टेड नेचुरल लॉ। इन्होंने नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया था ऑन द ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स पे? दैट इट इज़ एम्बिगस एंड मिसलीडिंग। नो नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट अगेंस्ट द स्टेट।
ऑल राइट्स आर क्रिएटेड बाय द स्टेट ओनली, मतलब कि जो नेचुरल राइट्स होते हैं हमारे, राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू मतलब मूव एनी, मतलब जो भी हैं हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे नेचुरल नहीं है, वो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, स्टेट ने दिए हैं, कि कुछ भी नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये स्कूल ऐसा मानती है, ओके। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। कमांड थ्योरी ऑफ लॉ जॉन ऑस्टिन ने ही दी थी। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में पहले पढ़ा हो कि जॉन ऑस्टिन ने लॉ की डेफिनेशन दी थी, उसी की हम यहाँ बात करेंगे। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ओके, अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसे इम्पेरेटिव थ्योरी क्यों कहते हैं, कमांड थ्योरी को इम्पेरेटिव थ्योरी क्यों कहते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ऑल लॉज आर कमांड्स। ओके, जॉन ऑस्टिन डिफाइंड लॉ एज लॉ इज अ कमांड ऑफ ए सोवरेग्न बैक्ड बाय a sanction। चलिए इसे देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जितने भी लॉज होते हैं वो सारे कमांड होते हैं, मतलब कि हमें फॉलो करने ही होते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हमें फॉलो नहीं करने। जितने भी लॉज बन गए हैं वो हम सबको फॉलो करने ही हैं। ओके, वो नॉन ऑप्शनल नेचर के हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जितने भी लॉज हैं वो हम सब पे कमांड है, ठीक है। तो कमांड को ही इम्पेरेटिव कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, इसीलिए इसे इम्पेरेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने लॉ की डेफिनेशन कुछ ऐसे दी थी। कमांड ऑफ ए सोवरेग्न बैक्ड बाय ए सैंक्शन, मतलब कि सोवरेग्न की एक कमांड है और अगर उस कमांड को फॉलो नहीं किया जाता तो उसके पीछे क्या है, सैंक्शन है, पनिशमेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, अब हमने इस डेफिनेशन को, कमांड ऑफ ए सोवरेग्न बैक्ड बाय ए सैंक्शन, इसके हमने मेन मेन एलिमेंट्स क्या है, मेन कीवर्ड्स क्या है, कमांड, सोवरेग्न और सैंक्शन। इसको हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लिए हैं, कमांड, सोवरेग्न और सैंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कमांड। कमांड इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश और डिजायर। कमांड जो है किसी की एक विश और डिज़ायर का एक्सप्रेशन है, मतलब किसी ने अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस किया है टू अनदर, किसी और पे, दैट ही शैल डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट दैट ही शैल डू, कि मतलब कि किसी एक ने, किसी एक सुपीरियर ने किसी दूसरे को कमांड दी है कि या तो तुम्हें ये करना है, या तो कोई काम करने की कमांड दी है, और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग, या मना किया है कुछ करने से। ओके, फॉरबियर मतलब मना किया है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, coupled with an intimation that in case he does not comply with it, he will visit with certain evil consequences। मतलब कि अगर उसने वो कमांड जो उसे दी है, अगर उसे उसने फॉलो नहीं किया, डज नॉट कंप्लाई विद इट, तो वो क्या होगा, कुछ सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज उसको देखने पड़ेंगे। कमांड के जो है 2 कंपोनेंट्स बताए हैं, ड्यूटी और सैंक्शन। ड्यूटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू फॉलो और कंप्लाई। ओके, हम पे ऑब्लिगेशन है कि हमको वो फॉलो करना ही है, ये हमारी ड्यूटी है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, द एविल विच रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कमांड। कोई कमांड हमने फॉलो नहीं की तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको क्या बोला है, सैंक्शन, पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं सोवेरिग्न। सोवेरिग्न की डेफिनेशन कैसे दी है इसने, इफ अ डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ सुपीरियर। अगर कोई डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, मतलब कि कोई ह्यूमन सुपीरियर है जो किसी और बराबर के ह्यूमन सुपीरियर को ओबे नहीं करता है, ठीक है, वो किसी और को ओबे नहीं करता है और सब उसे ओबे करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक सोवरेग्न हो गया। ओके, नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस फ्रॉम ए बल्क ऑफ ए गिवन सोसाइटी दैट डिटरमिनेट सुपीरियर इज सोवरेग्न इन दैट सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कि इफ अ डिटरमिनेट सुपीरियर, ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट of obedience to a like superior, बट यहाँ पे जो नॉट इन दी हैबिट है वो थोड़ा सा मिस्टेकन है आई थिंक। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो भी हैबिट ऑफ ओबीडियंस है, मतलब कि एक सोसाइटी से उसको ओबीडियंस मिल रही है लेकिन वो है वो किसी को ओबे नहीं कर रहा है। ओके, सब मतलब सोसाइटी उसे ओबे कर रही है बट वो किसी लाइक सुपीरियर को, मतलब उसके बराबर के सुपीरियर को ओबे नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोवरेग्न। चलिए इसके बाद ये हमारी होगी कमांड थ्योरी लगभग। कमांड थ्योरी में हमने सोवरेग्न को एक्सप्लेन किया, हमने कमांड को एक्सप्लेन किया, कमांड के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया, सैंक्शन को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ देखेंगे कि लॉ को कैसे क्लासीफाई किया है। तो लॉ को सबसे पहले 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। अब जैसे कि हमने देखा है कि जॉन ऑस्टिन ने जो है कमांड को ज़्यादा ज़्यादा इंसिस्ट किया है कमांड पे, ठीक है, कि लॉ एक कमांड होती है। तो जो भी लॉज़ हैं जो एक कमांड होते हैं, ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। और जो भी लॉज़ होते हैं जो कमांड नहीं होते वो किस में आते हैं, लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। ठीक है, जितने भी लॉज़ जो कमांड होते हैं वो किस में आते हैं, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड, मतलब कि ये कमांड वाले लॉज़ हैं और ये कमांड वाले लॉज़ नहीं हैं। इसके बाद लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ।
तो डिवाइन लॉ का मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि वैसे लॉज़ जो गॉड ने खुद बनाए हैं ह्यूमन्स के लिए, ओके? ह्यूमन लॉ जो है वो एक ह्यूमन ने बनाया है दूसरे ह्यूमन के लिए। इस ह्यूमन लॉ को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉज़िटिव लॉ और अदर लॉ। पॉज़िटिव लॉ जो है वही ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है। हमने स्टार्टिंग से आपने देखा हो तो पॉज़िटिव लॉ की बात की है। पॉज़िटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि एक सुपीरियर जो है इन्फीरियर्स के लिए लॉ बनाता है, ओके? जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हम सबके लिए लॉज़ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हैंडल करती है। तो मतलब कि एक सुपीरियर जो है सब इन्फीरियर्स के लिए लॉज़ बनाता है। हमारी बात अलग है क्योंकि हमारी वो जनरल विल ऑफ पीपल है, ओके? हम सब मिलके ही उसे अप्रूव करते हैं, ठीक है? डेमोक्रेसी है। तो अदर लॉज़ के अंदर क्या होता है, अदर लॉज़ के अंदर ये होता है कि एक पॉलिटिकल इन्फीरियर जो है दूसरे इन्फीरियर के लिए लॉ बनाता है, ओके? जो ज्यूरिस्ट्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी जो है अदर लॉज़ के अंदर काउंट किया है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वो सारी इक्वल होती हैं, ओके? कोई भी एक सुपर सुपीरियर नहीं होती हैं कि सारी कंट्रीज़ इक्वली सुपीरियर हैं, सबका इक्वल राइट है। कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो ज़्यादा सुपीरियर हो और वो सब पे गवर्न करती हो, ओके? तो जहाँ पे एक सुपीरियर नहीं है, ठीक है? जहाँ कोई कमांड नहीं है तो उसको किसमें इन्होंने डाला है, अदर लॉ के अंदर। अब हम इसी फ्लो चार्ट को जो है थोड़ा क्लासिफ़ाई करेंगे अच्छे से। सबसे पहले लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड को इन्होंने क्या बोला है, दीज़ लॉज़ आर कमांड्स व्हिच आर बैक्ड बाय सैंक्शन ऑफ द स्टेट आर कॉल्ड लॉज़ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। हमने ये देख लिया कि जो भी कमांड्स हैं बैक्ड बाय सैंक्शन ऑफ द स्टेट, जो कमांड्स हैं उनको क्या बोला है, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। जिन लॉज़ पे कमांड है उन्हें। लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड इज़ द पॉजिटिव लॉ व्हिच मीन्स एज़ इट इज़ रेदर देन एज़ इट आउट टू बी। मतलब क्या होना चाहिए नहीं, जो है वैसा का वैसा स्टडी करना ही पॉजिटिव लॉ है। विद व्हिच ही इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड, मतलब कि लॉ क्या होना चाहिए इससे जो ज्यूरिस्ट हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें किससे फ़र्क पड़ता है कि लॉ क्या है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ। दीज़ आर लॉज़ व्हिच आर मेड बाय गॉड फॉर मैन। ह्यूमन लॉ, दीज़ आर लॉज़ व्हिच आर मेड बाय वन ह्यूमन बीइंग फॉर अदर ह्यूमन बीइंग। दे मे बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। Positive law. These are the laws set by political superiors as such or by men acting in pursuance of legal rights conferred by political superior. Only these are the proper subject matter of jurisprudence. मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉजिटिव लॉ है वही प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर है, मतलब कि वही सब्जेक्ट मैटर है जुरिस्प्रूडेंस का। और क्या लिखा हुआ है, दीज आर द लॉज सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स एज सच और बाय मैन एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ, या तो किसी गवर्नमेंट ने जो है या किसी किंग गवर्नमेंट ने जो है कुछ राइट सेट किए हों बाकी सब लोगों के लिए, ठीक है? एक तो वो सिनेरियो ले लो, एक सेकंड सिनेरियो क्या बोल रहा है ये कि या तो गवर्नमेंट ने ही किसी और को हायर किया हो अपने काम के लिए, ठीक है? कि आप मतलब कि गवर्नमेंट ने ही अपनी पावर किसी को दी हो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है ना, वही। उसी की बात की है कि और बाय मैन एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ लीगल राइट्स कन्फर्ड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। कन्फर्ड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर मतलब पॉलिटिकल सुपीरियर ने ही कन्फर किए हैं वो राइट्स, ठीक है? अदर लॉज़ में क्या आता है, दीज़ आर द लॉज़ सेट बाय मेन नॉट एज़ अ पॉलिटिकल सुपीरियर, ठीक है? अब जैसे किसी गार्डियन का राइट है अपने वार्ड के ऊपर, ओके? तो वो जो है वो कोई पॉलिटिकल सुपीरियर नहीं है, वो उसका जनरल राइट है, ओके? और इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी इसमें इंक्लूड किया है, अदर लॉज़ के अंदर। तो अब हम बात करते हैं लॉज़ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। दीज़ आर द लॉज़ नॉट कमांडिंग एंड दस आर नॉट बैक्ड बाय सैंक्शन। ये वो लॉज़ हैं जो कमांड है ही नहीं, तो इनका कोई सैंक्शन भी नहीं होता, अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करें तो। दीज़ लॉज़ आर नॉट ऑब्लिगेटरी। दीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉज़ बाय एनालॉजी और लॉज़ बाय मेटाफर। लॉज़ बाय एनालॉजी का मतलब है कोई भी रूल्स ऑफ फैशन, स्टैंडिंग इन अ क्यू आर द बेसिक सोशल एटिक्यूट्स, मतलब कि जो भी हम लोग लाइन में खड़े होते हैं या मंदिर में हम लोग चप्पल उतार के जाते हैं, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन जो है ऐसा कोई लॉ बना हुआ नहीं है कहीं, ठीक है? बट ये मोरालिटी है। तो जो मोरालिटी है, बेसिक मोरालिटी, उसे लॉज़ बाय एनालॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया है। लॉ बाय मेटाफर मतलब जो भी ग्रेविटी के लॉज़ हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के लॉज़ हैं, उन्हें मेटाफर के अंदर इंक्लूड किया गया है। So this theory is known as the positive theory of law, command theory, imperative theory of law. Austin opined that only positive law is the proper subject matter of the study of jurisprudence. He defined the jurisprudence as the philosophy of positive law. Jurisprudence की जो definition दी है जॉन ऑस्टिन ने, उसमें यही कहा है कि law is the philosophy of positive law. अब हम इनका criticism देखते हैं। criticism में जॉन ऑस्टिन के लिए क्या-क्या कहा गया है? सेलमन क्रिटिसाइज्ड दैट ऑस्टिन हैज़ मिस्ड आउट द कांसेप्ट ऑफ जस्टिस, कि इन्होंने कहीं भी जस्टिस की तो बात की ही नहीं। एनी डेफिनेशन ऑफ लॉ विदाउट रेफरेंस ऑफ जस्टिस इज इनएडिक्वेट, कि कोई भी डेफिनेशन की लॉ बिना जस्टिस के सही नहीं है। ही डज़ नॉट ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज लॉ, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को एक लॉ की तरह ही नहीं देखा,
क्योंकि इट लैक्स सैंक्शन। ऑल द नेशंस आर इक्वली सोवरेन, सारे नेशन इक्वली सोवरेन होते हैं, देयर इज़ नो सुपर सोवरेन। ही मेंशन्स इट एज़ पॉजिटिव मोरालिटी, मतलब कि उन्होंने पॉजिटिव मोरालिटी के अंदर उसे देखा, पॉजिटिव लॉ की तरह उसे नहीं देखा। एक स्वेडिश स्वेडिश के ज्यूरिस्ट हैं ओलाइव क्रोना, उन्होंने यह बोला है कि ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उन्होंने कमांड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। एज़ एन इनेविटेबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लॉ टुडे, लॉ इज़ द जनरल विल ऑफ पीपल। ओके? Sanction alone is not the general will of people. Okay? So thank you so much guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel if अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो थैंक यू।